Hello guys, welcome back to my channel Learning with Amandeep. So today we are gonna learn class 10 chapter power sharing. पार्ट 1 में हमने पावर शेयरिंग में बेल्जियम, ब्रुसेल्स, एथनिक ग्रुप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं पार्ट 2 इसका। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ के जो तमिल बोलने वाले लोगों को लगने लगा कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्योंकि वो तो सिन्हाला बोलने वाले थे मोस्टली, तो जो सिन्हाला बोलने वालों से भरी हुई है, तमिल बोलने वाले लोगों की बात नहीं सुनती और ना ही उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाती है। वो सिर्फ पॉलिसीज़ किसके लिए बनाती थी? सिन्हाला के लिए, क्योंकि सिन्हाला के लीडर्स गवर्नमेंट में थे। और उन्हें फिर ये तमिल बोलने वालों को ये फील होने लगा कि जो पॉलिटिकली भी है डिस्क्रिमिनेट करने लगी है तमिल के जॉब के लिए भी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने धीरे धीरे जो तमिल बोलने वाले लोगों की अपनी अलग पार्टी बनाई, जैसे सिन्हाला की बन चुकी थी, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तमिल बोलने वाले लोगों को अलग स्टेट दे दो भैया, हमारी अपनी अलग जगह दे दो, हम वहाँ पर सिर्फ तमिल बोलने वाले लोगों, क्योंकि तुम तो हमारे साथ अच्छा कर नहीं रहे हो, हमारा हिस्सा अलग कर दो। बट श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी उनकी बात को अनसुना कर दिया, सुना ही नहीं कि हाँ वो कुछ कह भी रहे। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तमिल बोलने वालों को सिन्हाला बोलने वालों पर ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट नहीं करते थे दोनों ही, ना तमिल बोलने वाले सिन्हाला बोलने वालों पर ट्रस्ट करते थे, ना ही सिन्हाला बोलने वाले तमिल बोलने वाले। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं ना, आपस में तमिल और क्या कहते हैं सिन्हाला बोलने वाले आपस में लड़ने लग जाते हैं। और ये लड़ाई जो है वॉर में चेंज हो जाती है और उसमें हज़ारों लोगों की डेथ हो जाती है, काफ़ी फैमिलीज़ ख़त्म हो जाती हैं, जिनके घर तबाह हो जाते हैं, किसी का घर तबाह हो जाता है, किसी की फैमिली में से किसी की डेथ हो जाती है, लोगों की जॉब्स चली जाती है। और ये सब कंटिन्यू चलता रहा काफ़ी टाइम तक। एक ऐसी कंट्री जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ये कंट्री थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फेमस हुआ करती थी, बट श्रीलंका फिर उसका इकोनॉमिक लॉस हुआ, क्योंकि जब लोग मरेंगे तो लॉस तो होगा ही होगा जब वॉर होगा। उसका इकोनॉमिक लॉस हुआ, सोशल लॉस हुआ, पॉलिटिकल लॉस हुआ और कल्चरल लॉस भी हुआ। फाइनली ये जो वॉर था 2009 में जाके एंड होता है। अब की सिचुएशन पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी होती है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? जब जो दो ग्रुप्स होते हैं जो आपस में लड़ते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से लड़ते हैं, जो कि अभी हुआ था पीछे अभी हमने पहले पढ़ा है, जो क्या कहते हैं सिन्हाला और तमिल बोलने वाले लोगों के बीच हुआ था। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे श्रीलंका की गवर्नमेंट ने लोगों की जो नीड्स हैं, उनके इमोशंस हैं, उनको एडजस्ट नहीं किया। कि अगर लोग उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अगर लोग परेशान हैं तो उनकी परेशानी का सोल्यूशन निकालें, नहीं, उन्होंने क्या करा, उनकी परेशानी को परेशानी ही रहने दिया। बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट पाथ निकाला, एक रास्ता निकाला अलग। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने माना कि उनके यहाँ रीजनल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, उन्होंने एक्सेप्ट करा इस चीज़ को और इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि बट प्रॉब्लम तो है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। फिर उन्होंने सोल्यूशन निकाला। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 1970 से लेके 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए। बट क्यों चेंज किए? बिकॉज वो हर बार कोई ना कोई अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ नया लेकर आते थे, जिससे कि उनकी जो कंट्री है उसमें पीस, शांति बनी रहे, सोसाइटी में लड़ाई ना हो। बेल्जियम ने जो चेंजेस किए थे उन्हें हम बोलते हैं बेल्जियन मॉडल। अब हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ये क्या था? सबसे पहला चेंज उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट 50% फ्रेंच बोलने वाले लोग होंगे और 50% डच बोलने वाले लोग होंगे। यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया सिर्फ फ्रेंच के लोग हैं, डच के लोग हैं, नहीं, उन्होंने दोनों को ही 50-50% रखा। सेकंड क्या था, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे कि कोई जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता। जैसे डच बोलने वाले को लगने लगे कि हाँ मन किया कि ये रूल चेंज कर दो, नहीं, दोनों तरफ से ही सहमति होगी कि ये चेंज होगा या नहीं हो। थर्ड, स्टेट में गवर्नमेंट, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी उन्होंने ऐसे ही किया, 50% डच और 50% लीडर जो थे उसके अदर थे। और ब्रुसेल में भी उन्होंने सेम रूल अपनाया। उसके बाद क्या था, कम्युनिटी ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप क्या होता है? एक समुदाय के लिए उन्होंने ग्रुप बनाए। जैसे बेल्जियम में कितने समुदाय थे? हमने पढ़ा था फ्रेंच, डच और जर्मनी।
तो बेल्जियम ने इन तीनों के लिए अलग अलग समुदाय बना लिए, इन तीनों की अलग अलग गवर्नमेंट बना दी। जैसे फ्रेंच वालों को फ्रेंच वोट देते थे, डच वालों को डच, जर्मन वालों को जर्मन। अब अगर मुझे डच लैंग्वेज आती है और मेरे से फ्रेंच वाले कोई कुछ पूछ रहे हैं और उनको कुछ चेंजेस चाहिए, तो मुझे तो उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो मैं कैसे उनके लिए कुछ भी काम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ था। फ्रेंच वालों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो अपनी गवर्नमेंट फ्रेंच वाली गवर्नमेंट से बात करते थे, बाकी सबके साथ। ऐसा क्यों हुआ था? इसी वजह से हुआ था कि कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना हो सके, रॉन्ग डिसीजंस को अवॉइड करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। क्यों ज़रूरत थी, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंट थी? दो वजह से, दो रीजंस थे इसके। एक हमने स्टोरी में सीखा कि जो कि क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस से सीखा हमने कि बेल्जियम में क्या हुआ था और श्रीलंका में क्या हुआ था। बेल्जियम ने अपने लोगों की बात सुनी तो उनकी कंट्री में पीस बनी रही, बट श्रीलंका ने उसको अवॉइड किया, इग्नोर किया, तो वहाँ पर लड़ाई हुई, कई लोगों की डेथ हुई। उसे बोलते हैं प्रूडेंटल रीज़न। बेल्जियम श्रीलंका से जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री से सीखा हमने। बेल्जियम की ही बात कर लो, जैसे अभी हमने पावर, उसने अपनी पावर शेयर की तो वहाँ पर शांति बनी रही। सेकंड रीज़न होता है मोरल रीज़न। जैसे कि एक टीचर का क्या फ़र्ज़ होता है, अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से टीच करना, तो यही है पावर शेयरिंग इज़ अ गुड। अगर वो अपने पावर को शेयर कर देता है, अगर उस ये काम करने से उसकी कंट्री में शांति बनी हुई है तो उसे ये काम करना चाहिए। तो यही बोला गया। डेमोक्रेटिक का मतलब भी पावर को शेयर करना ताकि कंट्री में पीस बना रहे। अब लास्ट टॉपिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। डिफरेंट टाइप से, अलग अलग तरीके से यहाँ पर पावर शेयरिंग की जाती है। बट पहले लोगों को, पुराने टाइम में लोगों को लगता था कि ना सिर्फ एक ही के पास पावर होनी चाहिए, वही डिसीजन लेगा, जल्दी जल्दी सत्ता आगे बढ़ेगी, ये सारे। और ज़्यादातर क्या, बहुत कम होता था कि मेल या फीमेल में से चूज़ करना, बट ज़्यादा लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी मेल को, क्योंकि पुरुष प्रधान देश। बट आज ऐसा नहीं होता है। अपनी कंट्री में पीस बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी फॉर्म्स में, फर्स्ट पढ़ते हैं हम हॉरिजॉन्टल डेमोक्रेसी। हॉरिजॉन्टल डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेवल पर ही अपनी जो इनकी पावर होती है इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये पार्ट्स कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सभी को अपना अपना काम करना होता है, इसमें पावर इक्वल शेयर की जाती है। हॉरिजॉन्टल कहा क्यों जाता है? इसी रीज़न से कहा जाता है कि तीनों के पास इक्वल पावर अपनी अपनी होती है। सेकंड है वर्टिकल पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में जब अलग अलग लेवल पर पावर शेयर करते हैं, अलग अलग, जैसे, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। जैसे नेशनल, सबसे पहले किस पे? नेशनल लेवल पर प्रॉपर पावर थी, उसने थोड़ी सी उससे लेकर, नेशनल पावर से लेकर स्टेट को दे दी, और स्टेट ने फिर थोड़ी सी लेकर लोकल को दे दी। इस तरीके से उसमें डिवाइड की जाती है। और इंडिया में जहाँ पर 3 लेवल, इंडिया में 3 लेवल हैं, बाकियों में बाकी कम हैं, 2 हैं, कुछ है। इंडिया में 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं। और जो वर्टिकल पावर शेयरिंग यहाँ पर चलती है वही बेल्जियम में भी यही चलती है। इसके बाद पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर वर्ड से ही पता चल रहा है कि दबाव डालना किसी पर। इसमें यही होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट का जो डिसीज़न होता है वो ठीक नहीं है तो प्रेशर ग्रुप होता है एक, वो उस पर प्रेशर, गवर्नमेंट पर प्रेशर करता है। और जैसे कि रैलियाँ निकलती है, उसके अगर कोई डिसीज़न ठीक नहीं है तो प्रेशर करता है कि ये रूल आपने गलत बनाए। गवर्नमेंट के काम जो ठीक नहीं किया उसके लिए दबाव डालती है। अमंग मूवमेंट क्या होता है, जो हमारा देश भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन पेड़ को बचाने के लिए हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते थे उनकी वजह से जो इंडिया जो आज इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, वो भी इसी रीज़न से, क्योंकि काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए थे, इसी वजह से इंडिया आज आज़ाद है। इसके बाद है अमन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी। कंपटीशन अमंग पार्टीज। जब कंपटीशन होता है, जैसे हम वोट देते हैं, अब उसमें एक को लग रहा होता है जैसे कि हाँ हारने के चांसेस हैं, तो कई बार क्या होती है, 2 पार्टीज हाथ मिला लेती है और उसे हम बोलते हैं गठबंधन सरकार बोलते हैं, जो कि दोनों को इन्वॉल्व करके होती है। ऐसा होता है, इसे बोलते हैं आज के ज़माने में एक नई प्रकार की सरकार। सम टाइप पावर इज शेयर्ड इन अ डायरेक्ट। कई बार ऐसा होता है पावर को डायरेक्ट वे में शेयर किया जाता है,
जब दो और दो से ज़्यादा पार्टीज अलायंस बोलते हैं जब उसे जो गठबंधन हो जाता है। कंटेस्ट इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। अगर वो जीत जाती है तो वो आगे कंटिन्यू करती है और फिर अपनी पावर को शेयर भी करती है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कॉपरेट रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ एनी वन पार्टी विद इन दैट कोalition। यही चीज़ है जो गठबंधन की सरकार है, दोनों से ही फिर राय ली जाती है किसी भी रूल को पास करने के लिए। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अमंग प्रेशर ग्रुप हमने पढ़ लिया है, जब कोई गवर्नमेंट कोई गलत रूल निकाल देती है जो हमें ठीक नहीं लगता, उसको हम प्रेशर डालते हैं कि ये चीज़ आपने गलत किया, आपको इस तरीके से ठीक करनी चाहिए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें अभी हो भी रही हैं, काफ़ी टाइम से आपको देखने को मिल रही हैं न्यूज़ में।